इस एपिसोड में हमें मास्टर रुअन के बारे में बताया जाता है, जिनका सम्मान इंपीरियल कोर्ट भी करते थे। मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स और गवर्नर वू भी उनसे मिलने खुद पर्सनली आते थे। इसीलिए कई लोग चाहते थे कि उनके बच्चे ब्लैक स्मिथ शॉप में काम करें, लेकिन वहां अब किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी। पर एक दिन मास्टर रुआन अचानक शराब खरीदने के लिए शहर आए और उन्होंने दो बच्चों को अपना शागिर्द चुन लिया। बस फिर क्या था, अगले ही दिन पूरा शराब का बाजार लोगों से खचाखच भर गया। हर माता पिता अपने बच्चों को लेकर वहां आ गए, इस उम्मीद में कि मास्टर रुअन उनके बच्चों को भी चुन ले। लेकिन बच्चों को मास्टर रुआन से कोई मतलब नहीं था। वे बस घर से बाहर निकलकर खेल कूद में मस्त थे। अब यहां एक बड़ा राज सामने आता है। इस शहर के लोग ग्रेट ली एम्पायर का हिस्सा तो थे, लेकिन उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ड्रैगन किल्स का इस्तेमाल सीधे राजघराने के लिए इंपीरियल वेयर बनाने में होता था। लेकिन यहां के लोगों को बस इतना ही मालूम था, इसके आगे की कोई जानकारी नहीं। यहां के लोग कभी भी बाहर नहीं जाते थे, ना शादी के लिए, ना पढ़ाई के लिए, ना रिश्तेदारों से मिलने। शहर के अंदर की जानकारी बाहर नहीं जाती थी और बाहर की जानकारी अंदर नहीं आती थी। लेकिन जो लोग भाग्यशाली होते थे, जिनका बॉन्डेड पोर्सिलेन चुना जाता था, उन्हें बाहर जाने का मौका मिलता था। पर एक बार जो बाहर चला गया, वह फिर कभी लौट नहीं सकता था, क्योंकि यह चार महान आर्शी द्वारा बनाए गए नियमों में से एक था। अब अगर किसी को यह उम्मीद थी कि वे पैदल चलकर इस शहर से बाहर निकल सकते हैं, तो यह भी असंभव था। काउंटी ऑफिस के नोटिस के मुताबिक ड्रैगन स्प्रिंग काउंटी के पहाड़ इतने खतरनाक थे कि उन्हें पार करना नामुमकिन था। यानी यह शहर एक तरह से जेल था। हमें बताया जाता है कि इंपीरियल कोर्ट ने पहाड़ों में सड़कों का निर्माण करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। इसीलिए उन्होंने पहाड़ों को कुछ खास लोगों को गिफ्ट कर दिया। लेकिन सवाल यह था, सिर्फ सड़कें बनाने के लिए इतना बड़ा त्याग क्यों किया जा रहा था? इसका असली कारण था नेचुरल रिसोर्सेज। इंपीरियल कोर्ट को उन पहाड़ों की असली कीमत पता थी, इसीलिए उन्होंने इसे उन शक्तिशाली लोगों को सौंप दिया जो वहां की नेचुरल रिसोर्सेज से आकर्षित हो सकते थे। लेकिन यह सिर्फ पहला कदम था। सड़कों से जुड़ा असली खेल अब भी बाकी था। शहर के लोगों को नई सड़कों और नए बाहरी लोगों से निपटने के लिए कुछ नए नियम बताए गए। इंपीरियल कोर्ट के अधिकारियों ने यह साफ कर दिया कि अब से बिना वजह किसी बाहरी व्यक्ति की तरफ इशारा करना मना होगा। बच्चों को सड़कों पर भागकर राहगीरों से टकराने नहीं दिया जाएगा। बाहरी लोगों के घोड़ों को बिना इजाजत छूना सख्त मना होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई झगड़ा हुआ तो लोग खुद इसे हल नहीं कर सकते थे। हर विवाद इंपीरियल कोर्ट के अधिकारियों के पास ले जाना होगा। शहर में राज करने वाले फोर्सरनेम्स एंड टेन क्लेन इस बदलाव पर न कोई विरोध किया, न समर्थन। बस दूर से तमाशा देखते रहे, जैसे वे चाहते थे कि इंपीरियल कोर्ट खुद को मूर्ख साबित करे। इसका मतलब यह था कि वे इस बदलाव को लेकर पूरी तरह से असहमत थे, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कर सकते थे। वुयुन जैसे अनुभवी लोगों को यह खेल साफ समझ में आ रहा था। अब भाई रुअन शू को इन राजनीतिक बदलावों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी ही दुनिया में थी, विंड स्नो टेम्पल में पली बड़ी थी और राजनीति में उसकी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन महारानी के चेन पिंगन के घर में जबरदस्ती ताला तोड़कर घुसने की वजह से वह गुस्से में थी। रुअन शो जब घर की सफाई के लिए आई तो उसने देखा कि वहां नए ताले लगाए जा रहे थे। गुस्से में उसने उन लोगों से पूछा कि वे ये सब क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत माफी मांगनी शुरू कर दी, क्योंकि वे रुअन श्यू की पहचान जानते थे। लेकिन जब रुअन श्यू ने असली गुनहगार का नाम पूछा तो सब चुप हो गए। अब रुअन श्यू को और गुस्सा आ चुका था। उसने उनसे पुराने ताले मांगे और नए ताले की चाबी भी अपने पास रख ली। वह सीधा घर लौट गई, लेकिन तभी वह औरत फिर सामने आ गई। वह औरत पूरी बेशर्मी से झूठ बोल देती है कि ताला गलती से टूट गया। रुअन शू के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने चेन पिंगन से वादा किया था कि वह उसके घर की देखभाल करेगी। इसीलिए रुअन शू ने चेन पिंगन से किया हुआ वादा निभाने का मन बना लिया।
उसने कुछ मजदूरों को हायर किया और चेन पिंगान के पुराने घर की मरम्मत शुरू करवा दी। फिर भी उसे उन मजदूरों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वह खुद वहीं रुक गई और उनकी हर एक हरकत पर नजर रखने लगी। मतलब कि वह पूरी तरह से चेन पिंगन के घर को दोबारा खड़ा करने के लिए तैयार थी। अब भाई, चेन पिंगन की दो दुकानें अब रुअनशु के जिम्मे थी। पहली थी पेस्ट्री शॉप, जहां तरह तरह की मिठाइयां और स्नैक्स बिकते थे। दूसरी थी बर्कलोवर शॉप, जहां एंटीक चीजें, गहने, कलाकृतियां और कई अजीबोगरीब चीजें बिकती थी। लेकिन असली दिक्कत यह थी कि दुकान के पुराने कर्मचारी जा चुके थे। अब रुअनशु को नए लोग रखने थे, लेकिन वह चालाक और बेईमान लोगों को नहीं चुनना चाहती थी। इसीलिए उसने ब्लैकस्मिथ शॉप से कुछ मेहनती और ईमानदार औरतों की सिफारिश मांगी। अब एक समस्या थी। पेस्ट्री शॉप में स्वादिष्ट केक और स्नैक्स थे, लेकिन ग्राहक कम आ रहे थे। बर्कलोवर शॉप में महंगी और अनोखी चीजें थीं, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। रुअनशु खुद ग्राहक नहीं बुलाती थी, क्योंकि उसे बार्गेनिंग करना नहीं आता था। अगर वह चाहती तो एक केक की कीमत कई चांदी के सिक्कों में लगा सकती थी, लेकिन वह अंदर से बहुत भली थी, इसीलिए ऐसा करना उसके जमीर को मंजूर नहीं था। अब रुअनशु एक बड़ी दुविधा में थी। वह सोच रही थी, अगर वह चालाक और तेज दिमाग वाले कर्मचारियों को रखे तो वे ज्यादा बिक्री करवा सकते हैं। लेकिन फिर वह सोचती है कि शायद चेन पिंगन को यह पसंद नहीं आएगा। चेन पिंगन खुद बहुत साधारण और सीधा साधा व्यक्ति था। इतना सोचने में रुअनशु इतनी खो गई कि उसने मिठाइयां खाना भी छोड़ दिया। अब उसका गोल मटोल चेहरा पतला होने लगा था और उसकी ठुड्डी अब नुकीली हो रही थी, एकदम कमल के फूल की कली जैसी। ये एक अनोखा लेकिन खूबसूरत बदलाव था। रोनचोंग ने कई बार कहा था कि अगर उसे यहां बोरियत महसूस हो रही है तो वह डिवाइन एलिगेंस माउंटेन या गैलेंट स्पीयर माउंटेन घूमने जा सकती है। लेकिन रुअनशु हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती। कुछ ही दिनों बाद रुअनक्योंग समझ गया कि इसे मनाने का कोई फायदा नहीं है। उसने यह सलाह देना बंद कर दिया। अब मजेदार बात यह थी कि जितना रुअनशु दिन भर यूं ही खाली बैठती, उतनी ही वह तलवार बनाते समय तेज और फोकस्ड हो जाती थी। उसकी कल्टीवेशन अब और भी तेजी से बढ़ रही थी। रुअनचोंग ने देखा कि यह उसके लिए फायदेमंद हो रहा है, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। अब कुछ दिनों से रुअनशु को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जब भी वह अकेले रहने के लिए दुकान पर जाती तो कोई उसे परेशान करने आ जाता था। यह एक मिस्टीरियस पर्सन था, जिसके कमर पर लंबी लाल बांसुरी बंधी हुई, सिर पर सुनहरी मुकुट, हर हरकत में घमंड और अहंकार झलक रहा था। लेकिन मजे की बात यह थी कि रुअनशु को उसकी शक्ल तक याद नहीं थी, या फिर कह सकते हैं कि उसने कभी उसे ध्यान से देखा ही नहीं, क्योंकि रुअनशु के लिए ऐसे लोग कोई नई बात नहीं थे। आखिर रुअनशु का पिता रुअनक्योंग ईस्टर्न ट्रेजर्ड वाइल्ड कॉन्टिनेंट का सबसे बेहतरीन सोर्डस्मिथ और विंड स्नो टेम्पल का शक्तिशाली कल्टीवेटर था। इसीलिए बचपन से ही रुअनशु ने ऐसे लोगों को बहुत देखा था जो उसके पिता से फायदा उठाने की कोशिश करते थे। लेकिन यह सब रुअनशु के लिए कोई मायने नहीं रखता था। उसे न ही ऐसे लोगों में दिलचस्पी थी और न ही वह इन्हें भाव देती थी। जब रुअनक्योंग इस छोटे से शहर में आया तो उसने एक बहुत सख्त फैसला लिया कि इंपीरियल कोर्ट उसकी पहचान का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसे परिणाम भुगतना होगा। रुअनक्योंग ने खुद अपनी ताकत दिखा दी थी। जुअल स्मॉल वर्ल्ड के पतन के बाद कुछ कल्टीवेटर्स ने उसे उकसाने की गलती कर दी। इसका परिणाम रुअनक्योंग ने उन सभी को बेरहमी से मार डाला। अब बात यहां खत्म नहीं होती। ग्रेट ली एम्पायर के सबसे ताकतवर लोग एक बात अच्छे से जानते थे। रुअनक्योंग की असली रिवर्स स्केल उसकी बेटी रुअनशु थी। अगर कोई रुअनशु को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो रुअनक्योंग पूरी दुनिया से टकराने को तैयार था। उसने रुअनशु की सुरक्षा के लिए ही विंड स्नो टेम्पल छोड़कर यह छोटा सा जुअल स्मॉल वर्ल्ड संभालने आया था। अब भाई, यह जुअल स्मॉल वर्ल्ड कोई सामान्य जगह नहीं थी। जो भी यहां आता उसकी कल्टीवेशन शक्ति दब जाती थी। कोई भी यहां शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता था, बस अपनी स्थिति बनाए रख सकता था। इसीलिए
इसे संभालने का काम किसी को नहीं चाहिए था। कोई कल्टीवेटर नहीं चाहता था कि उसकी शक्ति हमेशा के लिए रुक जाए, लेकिन फिर भी ची जिंगचुन यहां था और उसने न सिर्फ इस जगह को संभाला बल्कि अपनी शक्ति भी बढ़ाई। ये बात सभी कल्टीवेटर्स के लिए चौंकाने वाली थी। अब ग्रेट ली एम्पायर को भी यह समझ में आ गया था कि अगर उन्हें रुआन क्योंग को अपने पक्ष में रखना है तो उन्हें रुआन शू की पहचान उजागर नहीं होने देना है। अगर रुआन शू को कोई खतरा हुआ तो रुआन क्योंग पूरे साम्राज्य से लड़ने को तैयार हो जाएगा। इसीलिए सम्राट ने खुद उसकी पहचान को छुपाने में मदद की। अब भाई, हम उस मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जिसे लगता था कि वह हर चीज खरीद सकता है, यहां तक कि लोगों की भावनाएं भी। बर्कलवर शॉप, ड्रैगन राइडिंग एली में एक दिन वह अपनी नई शिकार तलाशने आया था। जैसे ही उसने दुकान में कदम रखा उसकी नजर पड़ी रुअन शू पर, और बस वहीं से यह तमाशा शुरू हो गया। उसने सोचा कि इतनी सुंदर लड़की सिर्फ एक दुकान में काम कर रही है, यकीनन उसका कोई पावरफुल बैकग्राउंड नहीं होगा। उसके दिमाग में पहले ही तस्वीर बन चुकी थी कि वह लड़की तो उस पर फिदा हो जाएगी। उसे बस कुछ मीठी बातें करनी होगी और फिर वह लड़की खुद उसकी दासी बनने की भीख मांगेगी। भाई, मतलब बंदे का कॉन्फिडेंस आसमान पर था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने किससे पंगा ले लिया है। अब तक वह जहां भी जाता था अपने पिता की दौलत के सहारे हर चीज पा लेता था। औरतें, सत्ता, इज्जत, सब कुछ पैसे से खरीदने का उसे पूरा यकीन था। लेकिन इस बार हालात अलग थे। उसके पिता ने उसे भेजा था पहाड़ खरीदने के लिए, लेकिन उसे साफ चेतावनी दी थी कि अगर उसने वहां कुछ गड़बड़ की तो उसे वापस घर लौटने की जरूरत नहीं है। इस छोटे से कस्बे में बड़े बड़े लोग रहते थे, ग्रेट ली एम्पायर के अधिकारी, शक्तिशाली योद्धा और खतरनाक लोग। लेकिन फिर भी उसकी निगाहें बस रुआन शू पर थी। वह सोच रहा था कि पहले उसे इंप्रेस करेगा, फिर वह खुद ही उसके पीछे आएगी। भाई, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की हद। अब वह दुकान में आया और खरीदारी करने लगा। 30 टेल्स की एक सजावटी चट्टान उसे पसंद आई। बातों बातों में उसने रुअन शू से कहा कि उसे कुछ डिस्काउंट दे, लेकिन रुअन शू ने बिना देखे सीधा मना कर दिया। भाई, बंदे ने सोचा था कि वह अपने चार्म से इसे पिघला देगा, लेकिन यहां तो कुछ और ही चल रहा था। फिर उसने 2 और चीजें खरीदी और फिर से डिस्काउंट मांगते हुए बोला कि वह यहां बहुत दिनों तक रुकने वाला है और हमेशा यहीं से सामान खरीदेगा। लेकिन रुअन शू अब और चिढ़ चुकी थी और उसने गुस्से में बोला, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पैसे देकर खरीदो, बेकार की बकवास मत करो। भाई, बंदे को लगा था कि वह रुअन शू को इंप्रेस कर लेगा, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा था। अब तक अगर कोई लड़की उसकी बातों को नजरअंदाज करता तो वह उसे छोड़ देता, लेकिन रुअन शू की बेरुखी ने उसकी जंग जीतने की भूख बढ़ा दी। उसने सोचा कि यह लड़की एक जंगली घोड़ी की तरह है जिसे बस काबू में लाना है। वह इसे अपने तरीकों से मना लेगा। भाई, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किससे टकरा रहा है। जब वह सामान खरीद कर जा रहा था तो उसने पीछे मुड़कर कहा कि वह कल वापस आएगा। रुआन शू पहली बार उसकी तरफ देखती है और कहती है कि उसे अब से यहां आने की जरूरत नहीं है। अमीरजादा एक पल के लिए हैरान हो गया, क्योंकि कोई लड़की पहली बार उसे इस तरह मना कर रही थी। उसने और ज्यादा चार्म दिखाते हुए बोला, क्या मैं तुम्हें बुरा लग रहा हूं? रुआन शू ने फिर से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाहर खड़ा उसका नौकर पूरी तरह भड़क गया था, लेकिन अमीरजादे ने उसे शांत कर दिया। जाने से पहले रुआन शू ने एक आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि उसे लोगों की बातों पर ध्यान देना सीखना चाहिए। अब वह रुआन शू की बॉडी देखने लगा और रुआन शू ने जो कहा था, बंदे ने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले ही पल, एक सेकंड में वक्त बदल गया, माहौल बदल गया। रुआन शू ने अमीरजादे का सिर पकड़ा और उसे सीधा गली के दूसरी तरफ दीवार में दे मारा। बंदा इतनी जोर से टकराया कि उसकी पीठ और सिर दीवार में धंस गए। वह एक झटके में अपनी चेतना खो बैठा। खून हर जगह बहने लगा और पीछे की दीवार पूरी तरह दरक गई। भाई, रुअनशु के एक वार ने उस नौजवान की हालत इतनी बुरी कर दी कि वह सीधे बेहोश हो गया। अब रुआनशु ने उसकी तरफ देखा, आंखें घुमाई और ठंडी आवाज में बोली, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि लोगों की बातें सुना करो। लगता है अब भी तुम्हें अक्ल नहीं आई।
उसने पैर उठाया और एक जोरदार किक और मार दी। भाई, इससे वह बंदा सीधे उड़ता हुआ गया और दीवार में धंस गया। रुवनशु ने अपने कपड़े झाड़े और वापस दुकान की ओर बढ़ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह न किसी डर में थी, न किसी अफसोस में, बस एक ठंडी शांति में डूबी हुई। बगल में खड़ा नौकर, जो खुद एक 5वें टियर का मार्शल आर्टिस्ट था, हिलने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। रुआन शिव ने उसकी तरफ बिना देखे कहा कि इसे यहां से ले जाए और दीवार को भी ठीक करवाए। अब नौकर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह गुस्से में घूमकर चिल्लाया कि उसने उसके यंग मास्टर की कल्टीवेशन बर्बाद कर दी। लेकिन रून शू पर कोई असर नहीं पड़ा। वह बिना पीछे देखे दुकान के अंदर चली गई और ठंडी आवाज में बोली, मुझे पता है, मैंने जानबूझकर उसे जिंदा छोड़ा ताकि वह तड़प सके। फिर रुअनशु ने कहा कि अभी के अपमान का बदला वह उसे मारकर नहीं लेगी, बल्कि वह उसके क्लैन को निशाना बनाएगी। रुअनशु का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा झलक रहा था। वह जानती थी कि ये लोग क्लैन की इज्जत के नाम पर जरूर बदला लेने आएंगे। रुअनशु ने उससे कहा कि वह अपने एल्डर्स को बुलाए, वह यही उनका इंतजार करेगी। अगर वे लोग नहीं आए और उससे माफी नहीं मांगी, तो फिर वह खुद जाएगी। वह इस मामले को ऐसे ही खत्म नहीं होने देगी। थोड़ी देर रुककर रुअनशु ने और भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर उसके पेट्रियार्क या बाकी लोग जिसे उसने बुलाया है उसे हरा देते हैं, तो फिर उसे उसके पिता के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि उसके परिवार ने बस वही है। अब रुआनशु के मन में अचानक एक अजीब सी खुशी जागी, क्योंकि उसके पास सिर्फ उसके पिता ही नहीं, अब उसके पास एक दोस्त भी है, और वह इस दुकान का मालिक है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसने उसे जबरदस्ती छिपा लिया। लेकिन सामने खड़े मार्शल आर्टिस्ट के रोंगटे खड़े हो गए। उसके लिए यह लड़की अब पूरी तरह से सनकी और पागल लग रही थी। अब उसका एक ही मकसद था, किसी भी तरह से अपने यंग मास्टर को बचाना। वह मार्शल आर्टिस्ट अपने घायल यंग मास्टर को उठाकर तेजी से ड्रैगन राइडिंग एली से बाहर भागते हुए बोला, वह प्रॉस्परस सिटी के चू क्लैन से है। उसका क्लैन ग्रेट ली एम्पायर का सम्मानित मेहमान है और उसका पैट्रियार्क रेटल माउंटेन के डेप्यूटी सेक्ट लीडर भी है। भाई, उसने पूरी ताकत लगाकर अपने क्लैन का नाम लिया ताकि कोई उसे रोके नहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शैडो में छिपे ग्रेट ली एम्पायर के जासूसों ने कुछ नहीं किया। उसने सोचे कैसे हो सकता है? क्या उसके यंग मास्टर ने किसी ऐसे इंसान को छेड़ दिया जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था? उसके पेट्रियार्क ने पहले ही कहा था कि इस पूरे इलाके में बस 2 लोग खतरनाक हैं, रुअन क्योंग और ग्रेट ली एम्पायर के सरकारी अफसर। तो फिर यह लड़की कौन थी? एक दुकान पर काम करने वाली यह आम सी लड़की इतनी खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट कैसे हो सकती थी? दूर एक गुप्त दीवार पर बैठा एक युवक यह सब देख रहा था। उसने अपने हाथ को ठोड़ी पर टिकाया और हल्की सी जम्हाई लेते हुए बोला कि क्या उस नौकर को सच में लगता है ग्रेटली एम्पायर उसके चू क्लैन से डरता है? फिर उसने बर्कलवर शॉप की तरफ देखा, जहां रुआनशु अब काउंटर पर नहीं थी, और हल्की हंसी के साथ कहा, विंड स्नो टेम्पल की सबसे शांत लड़की ने फिर से टहलका मचा दिया। लेकिन उस युवक की हंसी तुरंत गायब हो गई। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, क्योंकि वह जानता था यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। कम से कम रुअन क्योंग को तो यह खबर जरूर मिलेगी, और अगर चू क्लैन इस मुद्दे को बड़ा बनाएगा तो शायद यह मामला सीधे एम्परर तक पहुंच जाएगा। ग्रेट ली एम्पायर को किसी से डर नहीं था, लेकिन विद्वानों के विचारों को वह बहुत गंभीरता से लेता था। अगर स्कॉलर वर्ग ने इस मुद्दे को उठाया तो एम्पायर पर दबाव बन सकता था। शॉप की सभी महिला कर्मचारी इतनी डरी हुई थीं कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। रुअनशु हमेशा से एक सीधी सादी और मीठी बोलने वाली लड़की थी, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी खतरनाक भी हो सकती है। वहीं रुअनशु काउंटर पर लेट गई और गहरी सोच में डूब गई। फिर उसने अचानक कुछ सोचा और ड्रॉर से एक छोटा कंकड़ निकाला। फिर काउंटर पर रखकर उंगली से उसे इधर उधर घुमाने लगी। फिर एक रहस्यमयी समूह ड्रैगन स्प्रिंग काउंटी की सीमा पर पहुंचा।
लेकिन रुआनक्युंग के नियमों के अनुसार उन्होंने उड़ते रहने के बजाय जमीन पर उतरने का फैसला किया। उनका लक्ष्य था ड्रैगन स्पाइन माउंटेन। यह वही जगह थी जहां ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म बसा था, ईस्टर्न ट्रेजर्ड वाइल्ड कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी शार्पनिंग स्टोन। अगर यह 3 हिस्सों में भी बांटा जाता तब भी यह पूरे महाद्वीप में सबसे बड़ा होता। यहां आए सभी कल्टीवेटर्स विंड स्नो टेम्पल से थे, जो अपने कठोर प्रशिक्षण के लिए जाने जाते थे। उनकी मिलिटेरियन कल्टीवेशन सिर्फ आत्मा और ऊर्जा पर नहीं, बल्कि फिजिकल रिफाइनमेंट पर भी आधारित थी। जैसे ही उन्हें दूर से रुआनक्योंग दिखा, वे तेजी से आगे बढ़े और एक साथ झुककर सलामी दी। रुआनक्योंग की पदवी विंड स्नो टेम्पल में बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा पूरे महाद्वीप में थी। उन्होंने अपने सोर्ड फोर्ज के जरिए पूरे कॉन्टिनेंट के लिए दर्जनों शक्तिशाली तलवारें बनाई थीं। इसीलिए उनके नाम को विंड स्नो टेम्पल की सभी 6 शाखाओं से सम्मान मिला था। लेकिन असली वजह उनकी प्रसिद्धि की सिर्फ तलवारें नहीं थीं। उन्होंने एक बार वाटर टैलिस्मन एम्पायर के सबसे ताकतवर इमॉर्टल सेक्ट ग्रेट मोविला को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। ईस्टर्न ट्रेजर्ड वाइल्ड कॉन्टिनेंट के मध्य में स्थित था वाटर टैलिस्मन एम्पायर, और वहां सबसे ताकतवर इमॉर्टल सेक्ट थी ग्रेट मोविला। इसका यंग पेट्रियार्क एक शक्तिशाली टेरेस्ट्रियल सोर्ड इमॉर्टल बन चुका था और उसे एक लेजेंडरी तलवार की जरूरत थी। वह सीधा विंड स्नो टेम्पल पहुंचा और रुआनक्योंग से एक तलवार बनाने की मांग की। लेकिन रुआनक्योंग पहले ही एक तलवार बनाने के लिए प्रतिबद्ध था और अगले कुछ वर्षों तक दूसरा काम नहीं ले सकता था। उसने साफ मना करते हुए कहा कि पहली तलवार बनने के बाद ही वह उसकी तलवार बनाएगा। यह जवाब सुनकर यंग सोर्ड इमॉर्टल भड़क गया और गुस्से में हमला कर दिया। तब रुआनक्योंग केवल 9वें टियर का कल्टीवेटर था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। भारी चोटें सहने के बावजूद उसने अपने अडिग स्वभाव से अपनी एक अलग पहचान बना दी। इस हमले की कीमत ग्रेट मोविला को बहुत भारी पड़ी। विंड स्नो टेम्पल ने उस सोर्ड इमॉर्टल को 50 साल के लिए बंदी बना लिया और अगले 6 सालों में विंड स्नो टेम्पल की सभी ब्रांचेस ने बारी बारी से ग्रेट मोविला पर हमला किया। इसका परिणाम हुआ कि जो पहले वाटर टैलिस्मन एम्पायर की सबसे ताकतवर सेक्ट थी, वह अब एक सेकंड रेट की सेक्ट बन चुकी थी। रुआनक्योंग ने कल्टीवेटर्स को ड्रैगन स्पाइन माउंटेन और ग्रेट ली एम्पायर के सरकारी फैसलों की जानकारी दी। फिर उसने एक साधारण सा सवाल पूछा कि क्या डिवाइन प्लेटफॉर्म के वेजिन भी उनके साथ आए हैं। एक सफेद लिबास में खड़े ओल्ड कल्टीवेटर ने जवाब दिया कि अंकल, वे उत्तर की ओर आए हैं, पर उन्होंने साथ सफर नहीं किया। असल में वेजिन इस यात्रा पर जाने के लिए तभी तैयार हुआ जब उन्हें पता चला कि सेलेस्टियल मेडन ही भी वहां जा रही है। रुआनक्योंग ने पूछा कि उनमें से किसी ने वेजिन को देखा, मगर चारों ने ना में सर हिलाया। रुआनक्योंग मुस्कुराया और बोला, वेजिन मुश्किल से 40 साल का है और पहले ही 10वें टियर पर स्टेबल हो चुका है। डिवाइन प्लेटफॉर्म को अब उसकी सख्त जरूरत है। विंड स्नो टेम्पल की 6 शाखाओं में सबसे कमजोर थी डिवाइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि हर पीढ़ी में मुश्किल से एक ही वारिस बचता था। लेकिन पिछले 300 वर्षों में डिवाइन प्लेटफॉर्म ने सबसे ज्यादा बलिदान दिया था। विंड स्नो टेम्पल के बाकी शाखाओं को भी यह चिंता थी, अगर डिवाइन प्लेटफॉर्म खत्म हो जाता तो यह पूरे टेम्पल को नुकसान पहुंचाएगा। ओल्ड कल्टीवेटर ने कहा कि वेजिन बहुत प्रतिभाशाली है। हो सकता है कि अगली बार जब हम उसे देखें तो वह अपर 5 टियर्स में प्रवेश कर चुका हो। लेकिन रुआनक्योंग ने चेतावनी देते हुए बोला कि स्टार जितना बड़ा होता है, उतनी ज्यादा नजरें उस पर होती है। बुजुर्ग कल्टीवेटर तुरंत समझ गया कि रुआनक्योंग क्या कहना चाहता है। उसने कहा कि वह विंड स्नो टेम्पल में वापस जाकर सेक्ट लीडर को सुझाव देगा कि वेजिन को वापस बुला ले। जब तक वह अपर 5 टियर्स तक न पहुंच जाए, रुआनक्योंग ने सहमति में सिर हिलाया। पर अगर वेजिन ने लौटने से मना कर दिया तो यह सिर्फ उसका ही फैसला होगा। तभी रुआनक्योंग अचानक शहर की ओर देखता है। उसे महसूस होता है कि रुआनश्यू किसी मुसीबत में पड़ गई है। वह बिना एक पल गवाए उनसे अलविदा बोलता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। बुजुर्ग तलवारबाज की भौहें तन जाती है
और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट आ जाती है। वह मास्टर रुअन से कहता है कि यह काम उसे करने दे। रुअनचोंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और पलक झपकते ही वह हवा में गायब हो जाता है। तीनों विंड स्नो टेम्पल के शिष्य रुअनक्योंग और ओल्ड कल्टीवेटर की बातचीत सुनकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि यह ओल्ड कल्टीवेटर दुनिया घूमता रहता था, उसे रुअनशु से इतना परिचित नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह उसके उल्टा था। अब रुअनक्योंग दुकान में दाखिल होता है और हल्का सा काउंटर पर उंगलियां थपथपाता है। रुअनशु सिर उठाकर उलझन में पूछती है, आप यहां क्या कर रहे हैं? क्या आप आज फौज में काम नहीं कर रहे? रुअनक्योंग उसे प्यार से देखता है और नरम आवाज में कहता है, उसे उससे कुछ बातें करनी है। दोनों दुकान से बाहर निकलते हैं और ड्रैगन राइडिंग एले की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही रुअनक्योंग आता है, सभी स्पाइज चुपचाप पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि रुअनक्योंग एक महान सेज था। अब रुआन शू का मूड बिगड़ा हुआ था। उसने पूछा कि क्या प्रॉस्पेरस सिटी के चूकलैन ने उनसे शिकायत की थी? रुआनचोंग मुस्कुराता है और कहता है, चूकलन की इतनी हिम्मत नहीं कि वे ऐसी मूर्खतापूर्ण शिकायत करे, बल्कि वे जल्द ही उसके पास माफी के साथ उपहार भेजेंगे। पर रुआन शू की आंखों में अब भी गुस्सा था। उसने कहा कि वह बंदा और वह औरत दोनों गंदे इंसान हैं, बुरे कर्मों से लदे हुए, और अगर उसे अपने पिता की चिंता न होती तो उसने उन दोनों को मार दिया होता। रुआनक्योंग ने पहले ही पूरे ड्रैगन राइडिंग एली में अपनी शक्ति फैला दी थी। अगर यह बात किसी और ने सुन ली होती तो अंजाम भयावह हो सकता था। फिर हमें रुआन च्यू के बारे में बताया जाता है कि जब से वह छोटी थी, वह लोगों के दिलों की सच्चाई, उनकी इच्छाएं और उनके कर्म देख सकती थी। अब जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी, वह सीधे कर्म को काटने में सक्षम हो गई थी। अगर वह किसी को मारती है तो नतीजा अकल्पनीय हो सकता है। यह उसकी फायर गॉड कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से नहीं था, बल्कि यह उससे भी गहरी कोई शक्ति थी। रुअनक्योंग ने इस रहस्य को समझने के लिए विंडस्नो टेम्पल की हर प्राचीन किताब पढ़ी। स्विंग सिर्फ एक खोई हुई प्राचीन थ्योरी इसका जवाब दे सकती थी। जो लोग हेवन एंड अर्थ की इच्छा से जन्म लेते हैं, वे ही ऐसी शक्तियां रखते हैं। यही वजह थी कि रुअनक्योंग जूल स्मॉल वर्ल्ड में आ गया। वह चाहता था कि रुअनशु 60 सालों तक छिपी रहे, ताकि वह पूरी तरह से विकसित हो सके। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आपको मिले।